देखिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। एक्चुअल कभी भी टीचर अपना जो दायित्व होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कभी भी नहीं छोड़ता है। टीचर कोई भी हो, अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो करता है। लेकिन कभी कभी ये जो सिस्टम होते हैं, या हम कहें कि काफ़ी परेशानियां होती हैं, उसको जो फेस करते हैं तो होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। माफ़ करिएगा उसके लिए कि आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आप लोगों के अच्छा हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। शुभकामनाएं रहेंगी। क्योंकि जो नेट लगा हुआ था, वाईफाई का जो नेट लगा हुआ था, वो पिछले 8 दिन से 9 दिन से खराब था। उसकी इतनी कंप्लेन की गई, इतने मेल किए गए, इतनी कंप्लेन की गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना यहाँ ना वहाँ। तो ये सारी समस्या उत्पन्न, जिसमें आपकी क्लास थोड़ी सी खराब हो गई है। तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग माफ़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख ही सकते हैं कि कंपनियां क्या करती हैं कि लेने के टाइमिंग पर तो बहुत अच्छी होती हैं कि सर हम ये कर देंगे, सर आपका प्लान ये बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर आप जाने, कंपनी जाने, कस्टमर जाने, ये उनका मैटर है। तो मैं समझता हूँ कभी कभी परेशानियाँ ऐसी आप भी फेस करते होंगे। तो ये समस्या थोड़ी सी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बहरहाल मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके जो 7-8 दिन बचे हुए उनमें जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं जाना से आना आपको करवा सकूँ। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि अब आपके जो नेटवर्क पहले से लगा हुआ था, मैंने उसका कनेक्शन आखिरकार कटवा ही दिया। मैंने कि मैं इतनी परेशानी में नहीं रह सकता और ना ही मैं बच्चों को डाल सकता, तो मैंने एक नया कनेक्शन करवा लिया है। वो दूसरी कंपनी का नया कनेक्शन करवा लिया, और उससे थोड़ा सा ठीक है कि कल नाइट में ही वो हुआ है और आज मैं आपकी क्लास लेने के लिए आ गई। तो हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो हमेशा निभाने की कोशिश करते हैं, पर इस सिस्टम की वजह से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ठीक से नहीं चल पाते, जिसकी गुस्सा कहीं पर भी उतर जाती है। आपको लगता है कि टीचर शायद सही से ध्यान नहीं दे रहा है या टीचर नहीं कर रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। हम भले 2 दिन ना सोए तो भी चलेगा, लेकिन आप तक आपकी चीजें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जब रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा हमें चिंतित होना पड़ता है। तो इस वजह से आपकी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। बहरहाल सब कुछ बुलाते हुए हम नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं, और वो जो ऊर्जा के साथ हम शुरुआत करते हैं उसमें आप आज अपन देखेंगे कि SSR एग्जाम जो आपके आ गए हैं, उस SSR एग्जाम में आपकी जो प्रैक्टिस सेट ये मैं आपके डिस्कस कराऊंगा। पूरे के पूरे किस तरीके से क्या आता है, क्या नहीं रहता है, कैसे पेपर करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, तो आप देखिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें इंग्लिश, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपको एरर दी हुई है। तो मैं आपको एरर समझा देता हूँ कि एरर में क्या होती है, पार्ट होती है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके बाद ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड, इसके बाद ये थर्ड होगा, फिर हम आगे बढ़े, ये थर्ड हो गया, और लास्ट होगा आपका फोर्थ। और फोर्थ पे आपकी क्या लिखा होगा, नो एरर। इस नो एरर का मतलब होता है कि दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं। अब अगर दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4। किसको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 को आपको जब टिक करना होता है तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि दिए गए क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। मतलब क्या है कि आपने पहले सेंटेंस पढ़ा और आपको पता चला कि पहले पार्ट में गलती है, तो आप अपना आंसर क्या टिक करेंगे, फर्स्ट। अगर सपोज दैट फर्स्ट में नहीं है, आपको लगा कि सेकंड में, तो आप किसे टिक करेंगे, सेकंड में भी मिस्टेक नहीं है, थर्ड में निकली तो आप किसको टिक करेंगे, थर्ड वाले को। इवन आप ये मान के चलिएगा ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना ही थर्ड में, दिए गए सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, तब भी आपको आंसर देना है। और आंसर क्या लिखेंगे, नो एरर। और नो एरर का ऑप्शन कौन सा कहलाएगा, आपका 4। मतलब यानी कि दिए गए सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी आपको बताना पड़ता। तो आप स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो
तो लिखा हुआ रोहन इज नंबर 1 स्लैश द बेस्ट बॉय हु ऑलवेज, नंबर 2 रेस्पेक्ट द टीचर। रोहन एक लड़का है जो हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखा रोहन इज द बेस्ट बॉय, हु क्या हो गया हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर अपने देखा हु क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसलिए कहा गया हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया हु के बाद जो सब्जेक्ट होगा आपका ये किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ अगर अपन को हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए, क्या चाहिए हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो यहाँ जो हेल्पिंग मेन वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस आने वाले उनसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया हु, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया हु, यहाँ लिखा है हु के पहले क्या लिखा है बॉय, क्या लिखा हुआ है बॉय। अब ये जो बॉय लिखा हुआ है वो कैसा वर्ड हो गया सिंगुलर, ये कैसा हो गया सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी होगी सिंगुलर। अब आप देखिए यहाँ पर उ लिखा हुआ है तो रेस्पेक्ट की जगह आपको क्या करना है रेस्पेक्ट, क्या करना है रेस्पेक्ट। तो अब ये किस पार्ट में है सी पार्ट में, तो आंसर क्या कहलाएगा आपका सी, आंसर क्या कहलाएगा सी। कभी भी आपको, आप दोबारा से देखिएगा, कभी भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, ये लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, कभी भी अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए जैसे कि हु मिल जाए, हुम मिले या इसके अलावा हुज मिले, ठीक, इसके बाद आपको क्या चाहिए हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो हमेशा याद रखने इसके बाद के बाद अगर आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा वो तय करेगा कि यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या हो। सपोज दैट अगर यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी सिंगुलर। अगर यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट कैसा प्लूरल तो यहाँ पर आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी प्लूरल। तो यहाँ देखिए ये लिखा हु लिखा है तो इससे पहले क्या लिखा बॉय, बॉय कैसा वर्ड हो गया हमारे लिए सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हो गया तो रेस्पेक्ट की जगह यहाँ पर क्या होगा रेस्पेक्ट। सपोज दैट अगर यहाँ पर बॉयज होता, अगर यहाँ पर बॉयज होता और बॉयज कैसा वर्ड है प्लूरल, तो यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था। तब हमारा आंसर क्या चला जाता नो एरर। तो आंसर किसे टिक करते हैं आप नो एरर। तो इसको याद करके जाइएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी काफी मदद करेंगे, एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगा आपका, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, he will do what his father will say, no error। अगर क्वेश्चन यहाँ अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन एक पार्ट अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हो, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल या सेल, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा याद रखिएगा दूसरा वाला जो भाग होगा वो कौन सा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर पहला पार्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला आपका क्या बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, पर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ क्या बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए he will do what his father will say, नहीं what his father do, ठीक है। आप या अकेला हम क्या लिख सकते हैं what his father will की जगह क्या आ जाएगा अकेला say। आगे अगर अपन देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। आगे देखिएगा इट इज मी हु वांट टू नेगोटिएशन विद यू, नो एरर नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए इट इज, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये बात किसका होता है प्रोनाउन का, ये पार्ट किसका होता है प्रोनाउन का पार्ट। प्रोनाउन में जब हम इट का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है, इसके बाद जो नाउन आता है, जैसे हमने लिखा इट, इट हमारे लिए किसका काम करेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया इज, ये लिखा अपन है इस क्या हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा नाउन, तो यहाँ पर मी की जगह क्या आएगा आई क्या हो जाएगा हमारे लिए किसका बात करेगा नाउन का। तो इट क्या होता है एक प्रोनाउंसिएशन सब्जेक्ट होता है जिसके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं नाउन का। तो यहाँ पर मी की जगह क्या होगा आई, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब होता है सिमिलर,
बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी आपको इसका क्या बताना है, सिमिलर पार्ट बताना है। अब जब आप इसका सिमिलर पार्ट बताएंगे तो वो क्या होगा, उस तरीके से देखिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अधिक। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, अधिक, या अपन ने कहा प्रचुरता में, ठीक है ना। हमने कहा अधिक, ज्यादा में, इन द सेंस ऑफ ज्यादा में होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेंस लिखा हुआ है, कंसंट्रेट लिखा है, एविडेंट लिखा और केयरलेस लिखा है। कुछ वर्ब ऐसे होती है जिनका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिनका मतलब आप जानते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका मतलब आप नहीं जानते। तो वोकैब एक ऐसा दरिया होता है कि जिसमें आप जितना डूबते चले जाए उतना जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा होती है। तो बहरहाल लेकिन जितना भी आए उतना सफिशिएंट करने की कोशिश, एटलीस्ट इसको करने का एक तरीका है, वो क्या है कि जब जिस वर्ड के बारे में आप जानते हैं तो उसको तो कम से कम आप एक तरफ रखिएगा कि भाई ये इसका अर्थ ही मीन्स ये होता है और ये इसका आंसर नहीं होगा। तो जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रोफ्यूज, इसका मतलब क्या होता है, जाना या अधिक में। तो जाना या अधिक में अगर अपन बात करें तो ये लिखता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या, ध्यान केंद्रित करना। केयरलेस का मतलब बेफिक्र होता है, ठीक है ना। एबंडेंट होता है अधिक मात्रा में। एबंडेंट क्या होता है, अधिक मात्रा में। फिर अगर अपन इंटेंस की बात करें तो इंटेंस का भी मतलब क्या होता है कि किसी चीज को करना, तो ये क्या कहलाएगा, इंटेंस। तो यहाँ पर ये एबंडेंट क्या होता है, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। यहाँ पर अधिक मात्रा में, तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या कहलाएगा, सी। एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस का मतलब होता है अपराधी, अपराध करने या करवाने वाला साथी। अपराध करना ही नहीं, एक्कम्प्लिस का मतलब होता है साथी। अब साथी कौन सा, एक तो होते पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, एक होता है नेगेटिव कि जैसे हमें कोई अपराध करने के लिए उकसा रहा है, कह रहा है कि अपराध करना है, तो जो अपराध करने में संलिग्न रहते हैं, जिनकी टीम बनी होती है जो अपराध करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्कम्प्लिस। एडवाइजर, सलाह देने वाला। एबेटर होता है अपराध में साथ देने वाला, अपराध में लिप्त होता है। एक्यूज हो गया, एक्यूज मतलब दोषी। और यहाँ पर अगर सब ऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या कहलाएगा, बी। एबेटर मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला। फिर अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनफॉर्मेलिटी। क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मेलिटी। अगला वर्ड क्या है, इनफॉर्मेलिटी। अगर हम इनफॉर्मेलिटी की बात करें, इनफॉर्मेलिटी की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है असत्य। इसका मतलब क्या होता है, असत्य। ये लिखा अपन ने असत्य, ये देखिए अ, और ये लिखा सत्य, ठीक है। इसको अपन एक और शब्द कह सकते हैं, छीड़। छीड़ का मतलब एक तरीके से बहुत नाजुक, छीड़ मतलब असत्य जिसमें कोई शक्ति नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या कहलाएगा, फीबलनेस, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, फीबल है, बिल्कुल निराधार हो चुका है। तो आंसर क्या कहलाएगा, बी। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो आगे देखिएगा, आगे अगर अपन बात करें तो आगे देखिए, in each of the following questions out of the given alternative choose the one which is नियरेस्ट ऑफ द अपोजिट। क्या बताना है, उसके नियरेस्ट अपोजिट। एक बात और याद करके चलिएगा, एक्चुअल में जो हम नियरेस्ट पढ़ते हैं या वोकैब याद करते हैं, ये इनके समानार्थी होते। जैसे हम एक ही परिवार के, अब एक ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हमारे दादा एक लगेंगे, पिताजी हैं, बुआ वगैरह। जैसे एक घर में एक पिता के 4 बच्चे और उसके एक लड़का मतलब एक लड़की और है, तो वो भाई सीधी सी बात है, 4 लड़कियों के लड़कों के ऊपर एक लड़की है, तो वो तो चारों की बहन लगेगी, तो वो हो जाता है सिमिलर। तो इसलिए अथार इसको जितना आप चाहिए उतना याद कर सकते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए कि अपोजिट क्या होते हैं कि ये एक मात्र होते हैं कि इसका भी मतलब ये होता है, तो उससे जोड़ दिया जाता है। एग्जैक्ट मतलब आप कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप एग्जैक्ट मतलब से जाएंगे तो कभी आप इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो कभी भी एग्जैक्ट, हमें उससे रिलेटेड चाहिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, थोड़ा बहुत भी मिल जाए समझ जाएगा आंसर हो जाएगा। डिफिसिट की बात करें तो डिफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी, मात्रा में कमी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सुपरफ्लूस जाना एक्सप्लिसिट कमी में इम्प्लिसिट और सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये तीनों की अगर अपन बात करें तो ये तीनों के बड़े कैसे एक जैसे बात करें। सरप्लस का मतलब अगर अपन देखें तो जाना होता है प्रचुरता में, तो यहाँ पर एक तरफ कमी कर रहे हैं और यहाँ सरप्लस मतलब जाना कर रहा है, तो आंसर क्या कहलाएगा डी। इसके बाद होता है स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब होता है मैला कुचला, मैला कुचला यानी हम कह सकते हैं गंदा भद्दा। अब पहले ऑप्शन की बात करें गुलीबल। गुलीबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, भोला बालक पेडुलस। इसके बाद रॉबस्ट लिखा हुआ था, इनएप्रोप्रिएट लिखा होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस इसका मेल आंसर कहलाता है मैला कुचला। ये क्या कहलाता है मैला और ये कुचला यानी बेकार गंदा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये लिखा हुआ है एक्सल्ट। एक्सल्ट की अगर अपन बात करें तो एक्सल्ट क्या कहलाता है, एक्सल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमायर होता है, एप्रिशिएट होता है, तो ये एक्सल्ट होता है। तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। जब प्रशंसा करना होता है तो इसका आंसर सिंप्लीफाई, डेप्रिसिएट है ना, ग्लोरीफाई है और इनोबल है, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारे लिए डेप्रिसिएट। ठीक है, किसी की अगर हम प्रशंसा करें, किसी की हम क्या करें, थोड़ा कैमरे से इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि पीडीएफ इस तरीके से बनी हुई है कि मुझे उधर जाना पड़ रहा है ताकि कि मैं मारकर चला सकूं, लेकिन आप सुनते रहिएगा एक एक चीज को। एक्सल्ट का मतलब प्रशंसा करना या तारीफ करना। जब हम किसी की तारीफ करेंगे तो उसको उल्टा क्या होगा, उसको क्या करना, डेप्रिसिएट करना। डेप्रिसिएट मतलब अपमान करना, उसको अपमानित करना, तो आंसर क्या कहलाएगा बी, डेप्रिसिएट। ठीक है, तो ये आपके वोकैबुलरी है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो देखिए आगे आपके लिखे हुए क्वेश्चन उसको समझिएगा। In each of the following question, out of the four alternative, choose the one which can be substitute. क्या आ गया, substitute। substitute मतलब बन पड़ा। पहले लिखा है one who sacrifices life for a cause। यहाँ ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से गलत होगा और गलत हो भी जाता है। अब देखिए कि one who sacrifices life for a cause, किसी कारण के लिए, ठीक है ना, किसी कारण के लिए उसने अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दी हो तो उसको क्या कहते हैं, सोल्जर। सोल्जर कारण के लिए भी कर सकता है, सोल्जर क्या सिपाही है, ठीक है ना, उसका क्या कारण है, यानी उसको जो दिख गया हो तो उसको मार के रहेगा या मर के रहेगा, तो ये सारी चीज। इसके बाद पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है ना, इसका मतलब क्रांतिकारी और इसका मतलब क्या होता है शहीद। देखिए शहीद, शहीद जैसे अपन कहते हैं कि शहीद क्या है, शहीद के ऊपर देखिए रीजन भी हो सकता है, कभी कभी रीजन भी नहीं होता, ठीक है ना। हम जैसे किसी आंदोलन में गए और आंदोलन में सपोज दैट कि किसी का कोई मर गया आंदोलन में, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है, शहीद की श्रेणी में आ जाता है। पैट्रियट तो देशभक्त होता है, जिसका कोई रीजनेबल रीजन हो वो क्या कहलाता है, ये पूछा आपसे, ये नहीं पूछा कि मर गया उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। देशभक्त को ये नहीं पूछा आपसे, पूछा किसी कारण को लेकर, तो कारण ये रहा, ठीक है ना। क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। और जो क्रांतिकारी होते हैं वो अपना टारगेट निश्चित करके चलते हैं। जैसे हमारे देश के लेजेंड हीरो, जो हमारे देश के लेजेंड हीरो हैं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनके पीछे क्या था, कारण था, लेगेसी लेके हम जाएंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे, मतलब एक टारगेट फिक्स किया। जो टारगेट फिक्स करके लड़ता है उनके पीछे क्या रहता है, कॉज रहता है, रीजन रहता है, तो क्या कहलाएगा, क्रांतिकारी। मोस्टली क्वेश्चन इसका ये रहेगा, लगभग आप 80% मान के चलिए आंसर इसका ये लगेगा। अगर इसमें कॉज नहीं दिया होता है, who has sacrificed life, तो क्या कहलाता है इसका आंसर, लेकिन कॉज लिखा हुआ है कारण के बस में, तो आंसर क्या कहलाएगा, रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी। अगले लिखा है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव प्रजाति से नफरत करता हो। वो देखिए पैसे में निराशावादी, क्रूर मतलब क्रूरता, इनह्यूमन अमानवीय, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप का मतलब क्या था, अमानववादी, जिसमें मानव को लेकर कोई भी, मानव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती, नो सिंपैथी फॉर ह्यूमन बीइंग। एल्डरली वुमन, पहले वर्ड पढ़िएगा एल्डरली वुमन, इन चार्ज ऑफ अ गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है कैंडर। ये क्या कहलाएगा, चैंडलर। तो चैंडलर जो शब्द है वो क्या कहलाता है, एक ऐसी स्त्री जिसने सामाजिक रूप से विवाहित स्त्री सामाजिक रूप से अपने जीवन को व्यवहार करती हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, चैंडलर। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो अब आपके आ गए इडियम एंड फ्रेज।
इडियम फ्रेजेस में अगर अपन बात करें, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड प्रोवर्ब। टू लॉस्ट फेस, टू लॉस्ट फेस एक बहुत अच्छा वर्ड है, ज्यादातर एग्जाम डिफेंस के ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अपनी चार्मिंग को खो देना। जैसे आप बहुत शकल से दिखने में आप बहुत अच्छे, लेकिन सपोज दैट आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो गई और आप बिल्कुल इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में भरे, तो उस समय जो आपका चेहरा बिगड़ जाता है, जो आपकी मासूमियत खो जाती है, तो क्या कहेंगे? टू लॉस्ट फेस। तो इसका आंसर क्या है? टू बी ह्यूमिलिएट, टू बी ह्यूमिलिएट मतलब आप कैसे हो गए? अमनपादी हो गए, ठीक है ना। अगला, टू टर्न द अदर चेक, अपने चेक कर लिया, अब अपने चेक करने का दूसरे का भी चेक करना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ कहलाता है कि हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं कि जब कोई बेटा एक गाल में कोई दे दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन आज समय कहता है कि पहले गाल में हम खाए क्यों? ऐसे हमने क्या गलती कर दी कि कोई हमारे गाल पर मार दे। और ये बात पक्का है कि हम भगत सिंह जी को मानते हैं, और भगत सिंह जी को मानते हैं तो हमारे कोई एक गाल पर देगा तो हम दूसरे गाल पर उसके देने से पहले दूसरा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक गाल पर दे तो दूसरा आपको आगे कर देना। टू रेस्पॉन्ड टू द वायलेंस विथ नॉन वायलेंस, वायलेंस पर कैसे? विथ नॉन वायलेंस। एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे, तो हम ऐसे गाल आगे करने वाले नहीं, क्योंकि गाल हमारा चाटा खाने के लिए नहीं बनाया। अगला, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, टू गिव चैप्टर फॉर अ वर्स ऑफ अ थिंग का क्या मतलब है? तो आप देखिएगा, अभी किसी भी चीज का जब हम प्रूफ लेकर आते हैं, किसी भी चीज का हम जब प्रूफ लेना है, प्रूफ देना है कि भाई इस काम को करना है, इसका क्या प्रूफ है, कैसे कर दिया, तो टू गिव अ चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, किसी चीज का प्रूफ जमा करना, प्रूफ के बारे में बताना, तो आंसर क्या कहलाएगा? टू प्रोड्यूस अ प्रूफ ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए प्रूफ को प्रोड्यूस करना, या हम कह सकते हैं सबूत लाना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आंसर ए। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो देखिएगा, देखिए अब आपके जो मीनिंग दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर गिवन द आफ्टर सेंटेंस सेलेक्ट विच एवर वर्ड यू कंसिडर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एज योर आंसर, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि गलत करके आ जाते हैं। इसको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। सबसे पहले क्या लिखा? रिवेंज। रिवेंज के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या आता है? ऑनर। कुछ वर्ड जो होती है प्रीपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, और जब प्रीपोजिशन फिक्स होती है तो रिवेंज के साथ क्या आता है? ऑन। तो आंसर क्या कहलाएगा? अब आप इसमें चाहिए तो भूलते रह जाइए कि एड आएगा, ऑन आएगा, विद आएगा कि फ्रॉम आएगा, तो रिवेंज के साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। She blended the two candles in breath. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखो, the two candles in one breath, एक ब्रेथ में यानी एक सांस में आपको कैंडल का कुछ करना है, और कैंडल का कुछ करना है तो यहाँ पर कोई ना कोई सेंस तो दिया हुआ है। पुट डाउन, पुट अप, एन लिखा हुआ तो ये आंसर से हट गया। पुट अवे, अब यहाँ पर लिखा पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। अब अगर अपन देखेंगे कि पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट आउट का मतलब क्या? बुझाना। पुट डाउन का मतलब, पुट अवे का मतलब उठाना, पुट डाउन मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। तो ना तो मैं नीचे दिखाना ना मैं उठाना, और ये आंसर इसमें एन लगा हुआ है, इस वजह से ये आंसर बिगड़ गया। तो आपका पुट आउट मतलब बुझाना, यानी वो शर्त रख रहा है कि आपको एक सांस में आपको क्या करना है? कैंडल्स को बुझाना। तो आंसर क्या कहलाएगा इसका? डी। काफी सिंपल रहते हैं। He did not go blank the whole book before you giving his opinion about, ठीक है। आप बिना किताब पढ़े किसी भी चीज के बारे में आप अपने राय नहीं दे सकते, आप अपने विचार नहीं रख सकते। तो क्या कहलाएगा? थ्रो द बुक। ये क्या कहलाएगा? थ्रो। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? थ्रो। इसके बाद देखिए आपका आ गया अगला। आगे अगर अपन बात करें तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ये देखिए ये लिखा पार्ट वन विच बेटर देन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द पार्ट इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूव द सेंटेंस इंडिकेट नो इम्प्रूवमेंट। यानी ये क्या आ गया आपका? नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट भी आप समझ लो।
नो एरर की तरह ही ये दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें नो एरर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? नो एरर में हमें फाइंड करना पड़ता है, और नो इम्प्रूवमेंट में ये क्या है, जिस पार्ट को आपसे पूछेगा कि ये सही है गलत है, उस पार्ट को ये बोल्ड कर देता है, और बोल्ड करने का कहता है कि हमने जितना पार्ट बोल्ड किया हुआ है वो सही है या गलत है। तो इसमें क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोल्ड होना चाहिए था, मोस्ट यूनिक क्या होना चाहिए था, बोल्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपको ये बोल्ड करके देगा, ब्लैक कलर में आपको क्या देगा, बोल्ड कलर। तो आपसे कहेगा कि ये जो बोल्ड किया हुआ केवल यहीं तक आपको बता रहे हैं, पूरे सेंटेंस से हमें कोई ज्यादा खास मतलब नहीं रहता। आपको बताना कि ये जो मोस्ट यूनिक लिखा हुआ है ये सही है, फिट बैठ रहा है तो ठीक है, और नहीं बैठ रहा है तो यानी क्या होगा अपना आंसर। तो अब अपन को न्यू इम्प्रूवमेंट में जाना है तो कैसे करेंगे, देखिए, ए यूनिक, द मोस्ट यूनिक, एन यूनिक। अब यहाँ पर वर्ड आ गए, इन तीनों में आंसर है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। अगर ये जो बोल्ड करके दे रहा है वो ऑलरेडी अपने आप में पहले से ही सही है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो आप देखिएगा यहाँ जो लिखा है मोस्ट यूनिक, ये नहीं होता है, इसकी जगह पर क्या आएगा, ए यूनिक। ए यूनिक और एन यूनिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इसके साथ क्या आता है, ए, तो क्या कहलाएगा ये, ए यूनिक। मोस्ट भी नहीं था, मोस्ट भी नहीं, एन यूनिक भी नहीं, आंसर क्या कहलाएगा। When I went to see my friend, I found that he was gone out. देखिए, I क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, went क्या है वर्ब की सेकंड, to see my friend, I found, I क्या हो गया सब्जेक्ट, found क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाता है तो दूसरा वाला टेंस कौन सा बनता है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि ये पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या कहलाएगा, हेड वर्ब। फिर हम आगे देखते हैं, देखिए पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है, अच्छे से समझिएगा। पैसेज को करने का तरीका समझिएगा। पैसेज को करने के लिए आपको उसकी हिंदी नहीं निकालना है, पैसेज को आपको जाना तरीका नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसकी पूरी हिंदी निकालें और आप उसको जज करें, ऐसा नहीं करना है। आप जाना से जाना है, इसका क्या कर सकते हैं, पूरी स्टोरी को समझ के आप इसकी क्या कर सकते हैं, थीम समझिए। स्टोरी किस पर बेस्ड है आप ये समझिए। आप इस चीज को मत समझिए कि ये क्या लिखा है, मुझे इसकी हिंदी निकालना पड़ता, सर हमें हिंदी निकालना नहीं आती, हम कैसे करें। आप नो डाउट नहीं निकालें, मैं जानता हूँ आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आपने इंग्लिश नहीं जानते, आप अपना मोबाइल कैसे चला लेते हैं, ठीक है। आप मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल में आने वाले हर एक फंक्शन को, सपोज दैट आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया और ऐप इंस्टॉल किया, आप कभी भी उसके इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, आपको मालूम है या तो अलाउ करेंगे या हम डिनाई करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो आप क्या करते हैं, अलाउ करते चले। क्या आपने वहां पढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि ये कह रहा है कि हमें गूगल एक्सेस के लिए हाँ बोल रहा है कि हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये जानकारी हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। वैसे हम क्या समझ गए, उसकी थीम समझ गए, स्टोरी समझ गए कि हाँ इसका ये मतलब है। वैसे हमें इसका क्या समझना है, थीम समझना होता है। थीम समझ में आ जाए, स्टोरी का बेस समझ में आ जाए, देन क्लियर है। पहले देखिए, some of the best known names in the world of international markets belong to multinational companies. Generally, a multinational corporation is held to be one that operates in more than one country. यहाँ अगर अपन बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, और मल्टीनेशनल कंपनीज में वो आपको क्या कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में छाई रहती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड के साथ साथ एक से ज्यादा देशों में भी चलती है। दो कैटेगरीज है, या तो सभी देशों में होगा, ज्यादातर देशों में होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक या दो देशों में से ज्यादा हो सकता है, जैसे 12 देशों में, 10 देशों में, 6 देशों में, या फिर सभी जगह हो सकता है। तो ये जैसे अमेजोन है, लार्जेस्ट वर्ल्ड कंपनी है, क्योंकि सभी देशों में लगभग संभव है। कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो आसपास होती हैं, जाना नहीं जाते, जैसे एशिया में है, एशिया की कंपनी एशिया में ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती है। दूसरी कंपनी दूसरे देश में, लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन हाँ ये पक्का है कम से कम वो एशिया में उसकी 4 से 5 ब्रांच तो हैं। तो ये क्या कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनी। बट सम इकोनॉमिस्ट के कुछ लोगों का मानना है मोर रीजनेबल इंक्लूड वन दोज कंपनीज दैट ऑपरेट इन 6 और मोर कंट्रीज। उनका मानना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो किसको कहा जाए, तो 6 या 6 से ज्यादा।
Under this title, it is often debated whether they help harm the countries where they operate, particularly in the Third World War. They are supposed to be source of jobs, investment and technology transfer. तो ये किसके लिए करते हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करते हैं, जॉब्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अपनी कंपनियों को क्या करते हैं? प्रोवाइड या इंस्टॉल करते हैं। बट मोर ऑफन दैट, लेकिन बात समझने लायक ये है, देयर नेट इफेक्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये किसके बारे में होता है? इनका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का वर्क कर सकते हैं। दे पे मिनिमम वेजेस एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। हालांकि वो मजदूरों से क्या करते हैं? पे मिनिमम वेजेस, मजदूरी कम देते हैं, बट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन मुनाफा बहुत कमाते, फॉर विच द पुअर कंट्रीज हैव टू पे थ्रू देयर नोज। और ये उनके नाक के नीचे जो कहते हैं ना कि नाक के नीचे दम करके रखा, तो इस तरीके से ये बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने हमारे नाक के नीचे दम करके रखा, जो अपने प्रॉफिट तो ज्यादा कमाते लेकिन मजदूर को कम देते, ठीक है ना। बेसिकली हमें ये समझ में आया कि ये पूरा का पूरा किसके ऊपर दिया हुआ है? ये हमारा पूरा का पूरा किसके ऊपर है कि हम क्वेश्चन समझ रहे हैं इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मल्टीनेशनल कंपनीज, पैसेज के अकॉर्डिंग मल्टीनेशनल कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पुअर कंट्रीज। गरीब देश जो है, गरीब लोग हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो मुनाफा कमाते जाना लेकिन देते कम, ऐसा क्यों करते? ऐसा नहीं। ब्रिंग मटेरियल प्रोग्रेस इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरे वर्ल्ड जो कंट्री है उसको देने के लिए, बिकम प्रॉस्पर एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर कंट्रीज आर बोर्न टू द थर्ड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंपनीज। अब तो यहाँ पर इसका आंसर क्या कहलाएगा? आप देखिएगा, बिकम ऑपरेट्स, यहाँ पर क्या? बिकम प्रॉस्पेरियस एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर कंट्रीज, ठीक है ना, गरीब देशों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर हम अगर आगे बात करें तो अगला दिखा था नेचुरल रिसोर्सेज, रिफर टू नेचुरल रिसोर्सेज किसके बारे में बताता है? क्लाइमेट कंडीशन, नहीं इससे कोई लेना नहीं। वर्किंग फोर्स ऑफ अ कंट्री, रॉ मटेरियल, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को हम और दूसरा वर्ड क्या कहते हैं? रॉ। तो रॉ इक्वल किसका? नेचुरल रिसोर्सेज के। अगर नेचुरल रिसोर्सेज है तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? रॉ वाला। तो आंसर क्या कहलाएगा? सी। फिर हम आगे देखिए तो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अब इस तरफ आपके क्वेश्चन चलेंगे, 3 क्वेश्चन आप इस तरफ देखिएगा। आगे लिखा हुआ है द ऑथर सजेस्ट दैट द मल्टीनेशनल कंपनी, ऑथर ने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए क्या सजेस्ट किया है? अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, exploits work of the other countries, operate in third world countries, operate not less than half a dozen companies। कहने का मतलब क्या था कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती जो हाफ a dozen, पैसेज में क्या बताया था कि कम से कम कितना? 6, लेकिन डायरेक्टली पूछा आपसे कि 6 कंपनीज है, 6 में होना चाहिए, 6 से कम होना, ऐसा नहीं पूछा। क्या कह दिया उसने? हाफ, और ये लिख दिया डजन। अब हाफ डजन क्या होगा? 12, 6, तो 12 का हाफ क्या होगा? 6, यानी हाफ डजन से इस तरीके से वो आपको बुलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ आपको क्या करना, उसका थीम समझना कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हमसे क्वेश्चन करवा सकता है और कैसे कैसे ऑप्शन देता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। The poor countries do not gain from the presence of multinational corporation because the multinational companies, ठीक है। तो जो कंपनीज है वो ज्यादा गेन नहीं कर पा रही है, कॉर्पोरेशन का क्या हाथ है क्या नहीं। डू नॉट यूज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, डू नॉट ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ देम, पे मिनिमम वेजेस ऑफ द इंडिजियस वर्कर्स एंड चार्ज हाई प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? इसका आंसर बनेगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, टू टेक, क्या रहेगा? टू टेक प्रॉफिट आउट ऑफ देम। क्या होगा? टू टेक प्रॉफिट आउट ऑफ देम। हर हाल में उन्हें क्या करना है? अपने प्रॉफिट को प्राप्त करना। हर हाल में वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसा हो? अच्छा हो। तो प्रॉफिट अच्छा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगर हम आगे देखें द टर्म टेक्नोलॉजिस्ट ट्रांसफर, टेक्नोलॉजिस्ट ट्रांसफर का मतलब क्या है? मोर जॉब्स फॉर द पीपल, इंट्रोडक्शन न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टू टेक्निकल नो हाउ और ट्रेड इन साइंटिफिक नॉलेज। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी,
नो, यानी टेक्नोलॉजी को जानना। टेक्नोलॉजी जानने के लिए उन्होंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रयोग किया। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीन्स क्या, टेक्नोलॉजी को जानना। तो आंसर क्या कहलाएगा, सी। इस तरीके से आपका पहला जो प्रैक्टिस सेट था वो खत्म होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके हमसे ये क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को हम कराते हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं तो उसमें रह जाए कर जाए तो आप हमसे अलग से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पूरे क्वेश्चन देखे जाते हैं, आपकी कमेंट भी पढ़ी जाती है, तो आप बताइएगा कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सब लोगों को आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।